हेलो एवरीवन। रघु गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.2 जो कि आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 एनसीईआरटी फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। जो आपका प्रक्षेप्य गति होता है अर्थात जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसे अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है। तो यह आपका आवश्यक होता है 45 डिग्री का। 45 डिग्री के कोण पर अगर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, प्रक्षेप करते हैं, तो यह आपका सबसे अधिक दूरी तक तय करेगी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई क्रिकेटर है, वह गेंद को किस एंगल से मारे कि बॉल आपका अधिक दूरी तय करेगी, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो आप एक दूसरे को रिलेट कर याद रखेंगे। उसके बाद बात करें, जो आपका प्रक्षेप्य गति होता है, यह परवलय आकार के पथ में की गई गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। किस नियम से जाना जाता है, तो इसे आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी आपका जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देखें न्यूटन के तृतीय नियम का, तो जैसे आपका हो गया, नदी से नाव से बाहर आने पे क्या होता है, नाव का पीछे जाना। या आप मान लीजिए कोई काम करते हैं तो उसमें एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है, उसी को आपका न्यूटन का जो तृतीय नियम कहा जाता है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। हमें बताना है कि संवेग परिवर्तन का जो दर होता है, यह किसके बराबर होता है, तो यह आपका बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। ध्यान देंगे। बात करें कि जो आपका न्यूटन का दूसरा नियम है, इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। जो आपका बल की परिभाषा है, यह आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ से हमें प्राप्त होता है। बात करें कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल अर्थात फोर्स इज इक्वल टू आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बात करें कि बल का आपका एसआई यूनिट क्या होता है, तो बल का यूनिट आपका होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का यूनिट आपका न्यूटन होता है। वहीं पूछे कि बल का डायमेंशन क्या होता है, बल का आपसे डायमेंशन अर्थात आपका आयाम पूछ ले कि बल का डायमेंशन क्या होता है, तो यह आपका होता है mL/t-2 होता है। mL/t-2 आपका बल का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। न्यूटन का जो आपका प्रथम नियम है, यह किसे परिभाषित करता है, तो यह आपका जड़त्व को परिभाषित करता है। किससे परिभाषित करता है, तो जड़त्व अर्थात इनर्शिया को परिभाषित करता है। बात करें कि न्यूटन का जो आपका प्रथम नियम है, यह बताता है कि अगर कोई वस्तु आपका स्थिर में है अर्थात रेस्ट में है, या कोई वस्तु आपका गति कर रही है, तो यह तब तक स्थिर रहेगी या तब तक आपका गति करेगी जब तक इस पे कोई बाह्य बल नहीं लगता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम क्या बताता है, यह बताता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। हमें बताना है कि जो आपका वॉशिंग मशीन होता है, इसका जो कार्य है यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह आपका अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। किस बल पर आधारित होता है, तो यह आपका अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है वॉशिंग मशीन का कार्य। अपकेंद्रीय बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इससे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। उसके बाद बात करें, अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही आपका जो दूध से हम लोग मक्खन निकालते हैं, दूध से जो आपका मक्खन निकलता है, यह भी किस पे आधारित है, तो यह भी आपका अपकेंद्रीय बल पे ही आधारित होता है।
अपकेंद्रीय बल क्या होता है? इसमें आपका सेंटर से बाहर की तरफ बल लगता है। अपकेंद्रीय बल में क्या होता है? सेंटर से बाहर की तरफ बल लगता है। इस पे आधारित आपका वॉशिंग मशीन होता है और जो हम लोग दूध से क्रीम निकालते हैं यह भी आपका अपकेंद्रीय बल पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है। हमें बताना है कि ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल कौन सा है? तो यह आपका अभिकेंद्रीय बल है। क्या है? अभिकेंद्रीय बल है। बात करें हम अभिकेंद्रीय बल की, तो इसे आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यह आपका बाहर से अंदर की तरफ लगता है। जो आपका अभिकेंद्रीय बल है, केंद्र की तरफ लगने वाला अर्थात सेंटर की तरफ आपका बल लगने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क पर हम आसानी से चल पाते हैं लेकिन बर्फ पर चलने में दिक्कत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह आपका होता है, किस कारण से होता है? तो घर्षण की कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण होता है? तो जो आपका बर्फ होता है इस पर सड़क की अपेक्षा क्या होती है? घर्षण कम होती है। इसके कारण हमें सड़क की तुलना में बर्फ पर चलने में कठिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड जो है यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्यों जलता है? इसका कारण हमें बताना है। तो इसका कारण आपका है वायु के घर्षण के कारण। किसके कारण जलता है? तो यह आपका वायु के घर्षण के कारण आपका जल जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष से गिरता हुआ जो पिंड है यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाता है। इसका कारण है वायु का आपका जो घर्षण है, यही इसका मेन कारण होता है। ध्यान देंगे, अंतरिक्ष जो यात्री होते हैं अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं अंतरिक्ष से आकाश को देखते हैं तो यह आपका काले रंग का दिखाई देता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु का जो ऊर्ध्वाधर गति होता है इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, वायु का ऊर्ध्वाधर गति है तो इससे आपका वायु प्रक्षेप्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? इससे आपका कहते हैं वायु प्रक्षेप कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसे विंड आउटबर्स्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमें बताना है कि जो आपका रॉकेट होता है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे काम करता है? तो रॉकेट आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसे ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए, बात करते हैं संवेग और वेग के अनुपात की। तो संवेग का आपका फॉर्मूला क्या होता है? यह आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है। और वेग क्या होता है? यह भी आपका वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया तो बचा क्या? एम बचा, अर्थात मास बचा। तो किसी पिंड के संवेग और वेग का अनुपात हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है? द्रव्यमान मिलता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हमें त्वरण का फॉर्मूला बताना है कि त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो यह आपका होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। जहाँ पे ए क्या है? तो ए आपका त्वरण है अर्थात एक्सेलरेशन है। भी क्या है? तो भी आपका अंतिम वेग है। उसके बाद बात करें यू क्या है? तो यू आपका प्रारंभिक वेग है। वहीं टी की बात करें तो टी आपका समय अंतराल है। बात करें कि जो आपका ए अर्थात एक्सेलरेशन है इसका यूनिट क्या होता है? तो त्वरण की इकाई की बात करें तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं बात करें कि त्वरण कौन सी राशि है, आपसे पूछा जा सकता है कि त्वरण सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो त्वरण आपका सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? तो त्वरण आपका सदिश राशि है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा?
तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त जो पृष्ठ होगा यह कैसे होगा, यह हमें बताना है। तो इसका पृष्ठ आपका होगा परवलयीय वक्राकार का होगा। किस तरह का होगा, तो यह आपका होगा परवलयीय वक्राकार, इसका आपका पृष्ठ होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इसको आप सिंपल समझ सकते हैं कि आप ही किसी गैलन में या किसी जार में तेल रखते हैं या पानी ही रखते हैं, या बाल्टी में आप आधा पानी रखें और बाल्टी को ना चाहते हैं तो क्या होता है, वक्राकार वह हो जाता है। पानी का शेप कैसा होता है, वक्राकार हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है हमें। तो तेल जो होता है यह आपका परवलयीय वक्राकार शेप में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है। जो आपका सरल आवर्त गति होता है, इसके दोलन में किसकी आवश्यकता होती है, यह हमें बताना है। तो देखिए, जो आपका सरल आवर्त गति होता है, इसमें आपका प्रत्यास्था और आपका जड़त्व की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका प्रत्यास्था की आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है, तो जड़त्व की आवश्यकता होती है। इन दोनों की आवश्यकता आपका सरल आवर्त गति के दौरान आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें बताना है कि जो कमानी तुला होता है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो कमानी तुला यह आपका हुक के नियम के पे आपका डिपेंड होता है। किस नियम पे डिपेंड होता है, तो कमानी तुला आपका हुक के नियम पे क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार क्या है, कार का स्पीड यहाँ पे डबल कर दिया जा रहा है, तो हमें बताना है कि इसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक कितना लगाना होगा। तो ब्रेक यहाँ पे 4 गुना लगाना होगा। कितना ब्रेक लगाना होगा, तो कार की गति दोगुना करेंगे तो वहीं पे रुकने के लिए ब्रेक आपका 4 गुना लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें बताना है कि जो आपका जेट इंजन होता है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जेट इंजन आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है। हमें बताना है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। तो बात करें कि पृथ्वी पर पलायन वेग की, तो यह आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अर्थात 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये स्पीड से किसी को हम फेंकेंगे, किसी वस्तु को, तो यह वस्तु आपका पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। यही आपका पलायन वेग होता है। इसे इंग्लिश में आपका एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो पृथ्वी पर आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात इस स्पीड से किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे तो वापस आपका पृथ्वी पर नहीं आएगा। वही बात करें चंद्रमा पर, जो आपका पलायन वेग होता है यह पृथ्वी के पलायन वेग से कम होता है। तो आप थोड़ा इससे भी ध्यान रखेंगे, चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम होता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ये निर्वात में आपके खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण होता है। किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है, तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण की आपका अनुपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पे आपका गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ये आपके निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। और ध्यान रखेंगे, चंद्रमा पर बात करें किसी वस्तु की भार की, तो पृथ्वी पे आपका जो भार होता है इसका क्या होता है, 1/6 गुना होता है। जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार है आपका कितना है, 60 है, और पूछ ले आपसे कि चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर आपका इसका 1/6 हो जाता है। 1/6 ऑफ 60 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा पर भार की बात करें तो पृथ्वी पे जो भार होगा उसका 1/6 आपका चंद्रमा पे होता है, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान आपका जितना पृथ्वी पे होगा उतना ही द्रव्यमान आपका चंद्रमा पे भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम ग्रह
क्यों नहीं गिरता है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा जो आपका कृत्रिम ग्रह होता है, यह क्यों नहीं गिरता है? तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के कारण आपका नहीं गिरता है। किस बल के कारण नहीं गिरता है? तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपका अपकेंद्रीय बल लगाता है, जिसके कारण यह आपका नहीं गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो इसकी बात करें कि जो आपका भारहीनता होता है यह आपका किस कारण होगा? जब आपका गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा तो इस समय आपका भारहीनता महसूस होता है। जब क्या होगा? जब आपका गुरुत्वाकर्षण जो होता है यह आपका शून्य हो जाए, गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाएगा, इस समय भारहीनता आपका महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी क्यों हो जाती है? हमें बताना है कि जो आपका लोलक घड़ी होता है यह गर्मियों में धीमा क्यों हो जाता है? तो इसका कारण होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाना। क्या होता है? तो लोलक का आपका लंबाई बढ़ जाने के कारण क्या होता है? लंबाई बढ़ने के कारण क्या होता है? गर्मी के दिनों में लोलक घड़ी का स्पीड कम हो जाता है और ठंडी के दिनों में लोलक जो घड़ी होता है इसका स्पीड आपका बढ़ जाता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? कह रहा है कि हवा में लोहा और लकड़ी इन दोनों का समान समान भार का आपका गेंद है, इसको हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इसका प्रतिक्रिया क्या होगा यह हमें बताना है। तो देखिए इसमें आपका लकड़ी जो होगा वह बाद में गिरेगा, जो आपका लकड़ी होता है यह आपका बाद में गिरेगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो यह हम देखते हैं। तो देखिए लकड़ी है यह बाद में गिरेगा, ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि जो लकड़ी होता है इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। लकड़ी का घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसीलिए वायु क्या करेगा? वायु इस पे प्रतिरोध अधिक लगाएगा। तो घनत्व कम होगा तो लकड़ी का स्पेस ज़्यादा होगा तो वायु का प्रतिरोध इस पे ज़्यादा लगेगा, इसीलिए लकड़ी आपका देर से गिरता है और पत्थर आपका पहले गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? हमें बताना है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो यह आपका होता है ध्रुवों पर। कहाँ पे होता है? तो ध्रुवों पर आपका किसी भी पिंड है इसका भार क्या होगा? अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा है या आपका झूला में बैठा है तो इसका भार कब सर्वाधिक होता है? तो जब लिफ्ट जो है यह आपका त्वरित गति से ऊपर जाएगी तब भार आपका अधिक महसूस होता है। त्वरित गति से लिफ्ट क्या होती है? ऊपर जाती है तो भार क्या होगा? अधिकतम महसूस होगा। वहीं जब आपका लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो इस समय आपका भारहीनता महसूस होता है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। जब ऊपर जाएगा या आप झूला पे बैठे हों तो ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? भार बढ़ा हुआ महसूस होता है और नीचे आने पर ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में क्या है? भार ही नहीं है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।